जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरोसिटी जीएस पर। आज हम बात करेंगे UNFCCC के बारे में। हम इसके पूरा नाम जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कहने का मतलब ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक संस्था है जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। इसके उद्देश्य क्या हम बात करते हैं। पहले इसका उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करना। दूसरा, पृथ्वी के जो ताप है ना, इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना, इसका उद्देश्य भी है। हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इसका गठन जो है एजेंडा 21 के तहत 1992 में किया गया था। 1992 में इसका गठन किया गया था। यहाँ पे देखिएगा आप, देखिए 1992 में किया गया, लेकिन एजेंडा 21 इसका नाम क्यों पड़ा। जैसे देखिए 1992, तो आगे का जो 2 अंक होता है ना, ये बताता है कि कौन सी शताब्दी बीत चुकी है, मतलब 19वीं बीत चुकी है। 19वीं बीत चुकी है। और ये जो पीछे का बताता है कि और चल कौन सी रही है, 19 के बाद मतलब 20वीं चल रही है। 19 बीत चुकी है, 19वीं शताब्दी 20वीं चल रही है। अब ये बताता है कि 8 साल बाद कौन सी लग जाएगी, 21वीं, क्योंकि 8 अगर इसमें जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, तो मतलब 20वीं बीत चुकी है। तो कौन सा आएगी, 21वीं। तो कहने का मतलब एजेंडा 21 का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये जो है UNFCCC एजेंडा 21 के तहत जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करेगी। इसमें होता क्या है, अभी इसमें जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्य देशों की संख्या 197 है। ये जो है, ये सम्मेलन जो कराता है उसको क्या नाम दिया जाता है, COP। COP का मतलब यहाँ पे हो जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो पार्टीज हैं, जो देश हैं, उनके द्वारा जो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बैठाई जाती है, जो सम्मेलन किया जाता है, उसी को हम COP के नाम से जानते हैं। पहली बार अगर हम फर्स्ट टाइम बात करें तो इसका सम्मेलन COP का कब मनाया गया था, तो COP पहली बार जो है COP 1 के नाम से। देखिए यहाँ पर 1 जो है दर्शाता है, ये पहला है, पहला COP पार्टी का कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1995 में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। दूसरी बात करते हैं 2021 के बारे में, जो बीते हुए एक साल पहले की बात करते हैं। 2022 चल रहा है, तो जो है, तो अब की अगर देखा जाए इसके 95 और 2021 में, तो अंतर देखते थे हमें 26 अंक का अंतर मिलता है। तो अब की COP 26 मना का सम्मेलन हुआ था। देखो ये हुआ कहाँ था, ये स्टॉकलैंड में हुआ था। इसमें तुर्की, चीन और रूस जो है भाग नहीं लिए थे। तो COP 26 का उद्देश्य क्या है, आने वाले समय में लगभग कब 2050 तक नेट कार्बन जीरो एमिशन करना है। मतलब जो हमारे पर्यावरण में जो कार्बन का एमिशन कर रहे हैं हम लोग, उसे कितना करना है, जीरो करना है। जीरो करने का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि कोई भी देश कार्बन का मतलब कार्बन को रिलीज ही नहीं करेगा, एनवायरमेंट रिलीज करेगा, लेकिन उसको उसके कार्बन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी कुछ प्लांट लगाए जाएंगे, कुछ प्राकृतिक होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो कहने का मतलब जैसे आप 100 रुपए, मान लीजिए आप 100 रुपए लिए और 100 रुपए खर्चा कर दिए, तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो जो ऐसे मान लीजिए आप कोई भी देश जो है या कोई भी फैक्ट्री है, मान लो 100% या 80% कार्बन को रिड्यूस करती है एनवायरमेंट में, लेकिन उसने एक ऐसा भी प्लांट लगाया है कि वो 80% कार्बन को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो इससे क्या हुआ कि वो उस फैक्ट्री के द्वारा जो है कार्बन जो इमिशन हुआ वो कितना हुआ, जीरो, क्योंकि वो 80% निकाल रही है एनवायरमेंट में, लेकिन 80% क्या कर रही है, एब्जॉर्ब ही कर रही है। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य आप मत समझिएगा कि कार्बन उत्पन्न ही नहीं होगा, मतलब कार्बन का रिड्यूस ही नहीं किया जाएगा एनवायरमेंट में, किया जाएगा, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश की जाएगी। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जैसे आप किसी चीज को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है। आप ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी चीज को पूर्णतः जल जाती है, जैसे आप देखेंगे पूर्णतः जल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप धुएं के रूप में किसी चीज को मतलब आधा जलाते हैं, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज की बात करें कि कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा रिलीज करता है एनवायरमेंट में, तो अमेरिका। यहाँ पर एक का मतलब है अमेरिका 27%, चाइना जो है वो 14%, और भारत जो है तीसरे नंबर पे 7% कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है एनवायरमेंट में। अब जो ये हमारा उद्देश्य है, या इसके द्वारा जो उद्देश्य COP 26 का जो उद्देश्य था है नेट कार्बन जीरो एमिशन 2050 तक, मतलब जीरो एमिशन करना। इसमें भारत ने कहा है कि हम 2050 तक नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि हमारा जो देश है वो अभी विकासशील की श्रेणी में आता है, और भारत जो है कहीं ना कहीं इसकी जो औद्योगिक इकाई है वो अभी कार्बन को रिड्यूस ज्यादा कर रही है एनवायरनमेंट में, जैसे कोयला हो गया। तो ऐसा ऐसा है कि हमारे पास यूरेनियम भी नहीं है कि हम कोयला के स्थान पर यूरेनियम का प्रयोग करें और कार्बन एमिशन को कम करें। तो इस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो हमारा भारत देश ये कह रहा है कि हमें आप उसको यूरेनियम की सप्लाई कीजिए, और हम क्या कहते हैं इसे 2050 तक करने में समर्थ, अगर आप हमें यूरेनियम की सप्लाई करते हैं तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे अब हम बात करते हैं एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, देखिए किसी भी देश को न्यूक्लियर जो मटेरियल है उनको देने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना हुआ। अगर ये जो 48 देश इसमें है, इसका गठन 1974 में किया गया था, इसमें जो 48 सदस्य हैं, अगर उनकी सभी सदस्यों की अनुमति होगी, जो 48 देश सदस्य हैं उनमें अगर सभी देश कहेंगे, हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ इनको दिया जाए, तभी किसी देश को न्यूक्लियर मटेरियल दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सारे देश राजी हैं, लेकिन चीन क्या कह रहा है? चीन ये कह रहा है कि हम आपको नहीं देंगे न्यूक्लियर मटेरियल। वो ये कह रहा है कि हम आपको तभी देंगे जब आप एनपीटी पर साइन करेंगे। एनपीटी का गठन जो है 1968 में किया गया था। इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रूस और ब्रिटेन। इसमें क्या है कि इसमें अगर इसमें जो देश होते हैं वो इसके गठन के बाद, इसका एक ये रूल है कि इसमें जो देश शामिल हैं वो तो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो अगर आप भारत साइन करेगा तो आप इसमें न्यूक्लियर वेपन आप नहीं रख सकते। मतलब इस एक लिमिट के, मतलब 1968 के बाद जो न्यूक्लियर वेपन बनाया जाएगा वो आप नहीं रख सकते, इसमें ऐसा मानना है इनका। तो हमारे भारत ने तो बना लिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परमाणु ऊर्जा रख सकते हैं, लेकिन परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं। तो भारत इसमें साइन नहीं किया हुआ है, और भारत इसका सदस्य भी नहीं है, इसलिए जो है इसको न्यूक्लियर मटेरियल नहीं, यूरेनियम नहीं दिया जा रहा है। और चाइना कह रहा है कि आप इस पर साइन करिए, और भारत अगर साइन कर देगा तो परमाणु हथियार को देना पड़ेगा। परमाणु ऊर्जा तो रख सकता है, लेकिन परमाणु हथियार को नहीं रख सकता है, तो इसमें भारत साइन नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा बात करते हैं आगे जो है कि कार्बन नेट जीरो को हम क्या कहते हैं? कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। थोड़ा सा कार्बन सिंक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारा समुद्र है, देखो समुद्र जो था एक समय में बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम में पी का मतलब प्रेजेंट टाइम में, तो ये भी अब ये अवशोषित नहीं कर रहा। हर चीज की एक लिमिट होती है। जब आप किसी चीज को इतना ज्यादा देते रहोगे तो क्या होगा? एक समय के बाद वो जो है हार मान लेता है, आपको पता है। तो इतना ज्यादा जब आप प्रदूषण फैलाओगे, इतनी ज्यादा इमिशन करोगे कार्बन की, तो अभी तक तो बहुत ही अच्छा अवशोषक था, लेकिन अब अवशोषक नहीं है हमारा समुद्र। तो अब केवल जो निर्भरता है वो किस पर है? कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेड़ पौधों के द्वारा। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो फोटो, उनके अंदर एक वो होता है, मतलब वो नाम नहीं आता है उसका, वो पेड़ पौधे रात में उसके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। तो इसमें जो ब्राजील के जंगल है वो 20% ऑक्सीजन को, पूरी पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसमें से कितना? 20% ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। इसीलिए ब्राजील के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपको। अब बात करते हैं कि जो नेट जीरो, जो आपका नेट कार्बन जीरो इमिशन है, मिशन जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त कर लिया है जिन दो ने, उनका नाम क्या है? सूरीनामा है। सूरीनाम एक देश का नाम है, और दूसरा भूटान पता है, भूटान अभी निगेटिव में चल रहा है, मतलब जीरो, मतलब इसके पास जो कार्बन इमिशन है, मान लीजिए 10% कार्बन इमिशन कर रहा है, तो ये पता है भूटान जो है वो 12% कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है। कहने का मतलब जो इसके ये बाहर जैसे भारत से जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है इसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, उधर चाइना से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ये उत्पादन नहीं कर रहा है, जितना ही अपने एनवायरनमेंट में कार्बन को नहीं रिड्यूस कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये निगेटिव चल रहा है अभी। और यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। यूरेनियम को आशा का ईंधन बोलते हैं। यूरेनियम को क्या कहते हैं? आशा का ईंधन बोलते हैं। और टाइटेनियम को क्या कहते हैं? भविष्य की धातु कहते हैं।
देखिए कार्बन कैप्चर दो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है अभी, कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज। देखो कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई औद्योगिक इकाई है, तो यहाँ से जैसे पृथ्वी है, तो यहाँ पर कोई पाइप के द्वारा या जहाज के द्वारा इसे जो है पृथ्वी की भूस्थलीय जो संरचनाएं होती है उसमें ले जाकर इसे क्या किया जाता है, अंदर दबा दिया जाता है, पृथ्वी की सतह के अंदर जो है इसको दबा, इससे भी कार्बन का जो परसेंटेज है वो एनवायरमेंट में कम हो जाता है। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कार्बन स्टोरेज के नाम से या कार्बन कैप्चर के नाम से जानते हैं, वो ऐसा है कि ये जैसे निकलता है तो इसे पाइप के द्वारा या किसी कंटेनर में भरकर इसे एक ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाता है जैसे पृथ्वी के अंदर ले जाके सतह के अंदर जो है इसे दबा दिया जाता है, और कुछ समय बाद क्या होता है कि जो परसेंटेज होती है वो कार्बन की कम हो जाती है, ऐसे भी कम किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको UNFCCC के बारे में कुछ समझ में आया होगा सरल भाषा में। हम आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।